भी कर सकते हो, ये मार्किंग आप इस एरिया में भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, फोकस नहीं करें। ये एक वो चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर को या किसी भी डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। आप सोचिए बेड साइड टेबल्स की नेम क्या क्या होते हैं, कभी इस पर दिमाग गया है? वो तो टाइप्स ऑफ डिज़ाइन हैं, ये सिर्फ टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। इसके बारे में तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा, फिर होच-पोच हो जाती, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को और भी चीज़ें हैं। हम ड्राइंग रूम में चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, तो ड्राइंग रूम में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉफ़ी टेबल विड्थ कितनी होनी चाहिए, कॉफ़ी टेबल लेंथ कितनी हो सकती है, हाइट कितनी हो सकती है, ये तक वहाँ पर गिवन होता है। साइड टेबल अगर हम दे रहे हैं ड्राइंग रूम में तो वहाँ पर कितनी कितनी साइज़ 22 से 36 इंच हम लेके चल सकते हैं। रग साइज़ मीडियम कितने कितने के वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ तक अगर हम वॉशरूम दे रहे हैं तो वॉशरूम के अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स होती है जो हमें देना चाहिए। एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर अभी क्या बताया था कि हमने वॉशरूम के अंदर मेंशन कर दिया WC, वैनिटी, शावर एरिया। अब कितना कितना डिस्टेंस छूटना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए WC लगाने के बाद और वैनिटी लगाने के बाद, वो चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, वो मिलेंगी हमें स्टैंडर्ड के अंदर। वहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, वहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ बाथरूम के नेम और उनके साइजेस मिलेंगे कि हाफ बाथरूम जिसे पाउडर रूम कहते हैं उसका साइज़ क्या होता है, क्वार्टर बाथरूम टॉयलेट क्या होता है, जैक एंड जिल बाथरूम क्या होता है हमारा, उनकी कैटेगरीज़, उनके साइजेस। और यहाँ तक ये भी आपको मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड टॉयलेट डायमेंशंस एंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, द स्टैंडर्ड टॉयलेट हाइट कितनी होनी चाहिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द सीट, टॉयलेट विड्थ कितनी होनी चाहिए, हर एक चीज़। आपका क्लियरेंस कितना होना चाहिए वो भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि यहाँ पर बोला गया है द स्टैंडर्ड टॉयलेट क्लियरेंस 15 इंच 30 से 38 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टॉयलेट बाउल टू द नियरेस्ट वॉल या ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ 21 इंचेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द टॉयलेट दिस वन। कितना ए सेक्शन हमारा है, ये बी सेक्शन हमारा कितना वॉल से छोड़ा गया है 24 इंचेस, सी सेक्शन हमारा छोड़ा गया है 12 इंचेस और फ्रंट वाले पार्ट से हमारा कितना लिया गया है पार्ट वो। तो ये सारी चीज़ें चाहे वो शॉवर एरिया हो चाहे वो बाथटब हो, उन सब की इंफॉर्मेशन जब हमें मिलेगी तभी हम सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें काम करने का तरीका क्या होता है कि पहला काम स्टैंडर्ड को पढ़ना, स्टैंडर्ड डायमेंशंस को स्टडी करना,
दूसरा मैंने बोला था एक चीज़ और होती है, हमको ये आइडिया नहीं होता है कि प्लानिंग के अंदर हमें क्या क्या साइजेज़ लेके चलने चाहिए, हम क्या क्या बेडरूम के साइजेज़। जी बताइए ज़नब। आप टेक्स्ट कर दिया करो, बीच में बोल दिया करो, क्योंकि नज़र नहीं जाती है ना उस पर, इसलिए हम देख नहीं पाता हूँ मैं। बताइए। ये तो मैं आपको अभी बता दूंगा, ये तो मैं अभी क्लास ख़त्म करके आपको मैं खुद ब खुद एक्सप्लेन कर देता। ओके सर। ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड यहाँ पर आता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि स्टैंडर्ड डायमेंशंस के साथ साथ इसमें एक पॉइंट और होता है जिसे कहते हैं बिल्डिंग बायलॉज। ये सब चीज़ें एक्चुअली प्रैक्टिस मांगती हैं। अब काम करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि प्लानिंग पे अगर आपको काम करना है तो आपके पास स्टैंडर्ड ब्लॉक्स बने होने चाहिए, उनको बना के रखिए आप। क्योंकि हम 50-55 मिनट हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद काम आपका होता है कि आप कितना आउटपुट दे रहे हो सॉफ्टवेयर को, कितना टाइम दे रहे हो। अब प्रोफेशनली वे में काम करने का मतलब होता है, इट्स नॉट ए इजी टास्क कि हमें एक प्रोफेशनल बनना है और हम बन गए। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, अप्रॉक्स 5-6 घंटे कंटिन्यू बैठना पड़ेगा सॉफ्टवेयर पे, बिल्कुल कॉमन सी बात, मिनिमम 5 to 6। क्यों? क्योंकि अब वर्क करना है तो आपके पास स्टैंडर्ड ब्लॉक होने चाहिए। स्टैंडर्ड ब्लॉक किसी के पास नहीं होते, वो बना के रखते हैं कि 6x6 का बेड, 7x7 का बेड, 6x8 का हमने बना लिया, 7x7 का बना लिया, 8x8 का बना लिया हमने, टीवी यूनिट रख लिया अपने पास बना के। यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड साइजेस फर्नीचर्स के रख लिए हमने, 6 सीटर के अलग बना के रख लिए ब्लॉक हमने। हर एक का ब्लॉक फर्नीचर आइटम, वैनिटी से लेके हर एक चीज़ बना के रखनी पड़ेगी। डोर के सिंबल्स 2.5 फीट, 3, 3.5 फीट, 4 फीट, 4.5, 5, 6 उनको बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे पास इनकी लाइब्रेरी नहीं होगी हम काम नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा टाइम उसी में लगेगा कॉपी एंड पेस्ट करने में और उसको चेंज होने में। तो प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टाइम सेव करना है तो आपके पास ब्लॉक आपके पास खुद के बने होने चाहिए। क्योंकि एक एक चीज़ कोई बनाता नहीं है बैठ के, उनको बना के प्रॉपर वे में अपनी खुद की लाइब्रेरी बना के रखना पड़ेगा। बात करते हैं अब यहाँ पर कि हमारे पास, मैंने फर्स्ट डे डिस्कस करा था कहाँ पर बेडरूम, कहाँ पर वॉशरूम, क्यों और कितना देना चाहिए। ये चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं हमारी किसकी, बिल्डिंग बाय लॉ के अंदर। बिल्डिंग बाय लॉज में ये गवर्नमेंट के कुछ थंब रूल होते हैं जिन्होंने बोल दिया गया है कि आपके प्लानिंग के अंदर कुछ चीज़ें मस्ट हैं जो आप देंगे। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि आप अगर प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी प्लानिंग में वहाँ पर सेटबैक या बिल्डिंग लाइन होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि हम क्यों लॉन देते हैं, हम फ्रंट लॉन किस लिए छोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। हम क्यों ओपन स्पेस छोड़ते हैं, क्यों बेडरूम को हम साइड में डालते हैं, क्यों डाइनिंग को सेंटर में रखते हैं, क्यों किचन हमारा डाइनिंग से अटैच होता है। ये सब एक फिक्स है कि कौन सा स्पेस कहाँ पर यूज़ करना है, ये बिल्डिंग बाय लॉज के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर मेंशन करा गया है सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। सेटबैक या बिल्डिंग लाइन मतलब उन्होंने बोला है कि बिल्डिंग बाय लॉ डिकेट द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। मिनिमम ओपन स्पेस आपकी बिल्डिंग के सामने होना चाहिए फेसिंग अ रोड, जिसे कहा जाता है सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। दिस रेगुलेशंस एम्स टू मेंटेन स्ट्रीट एस्थेटिक्स। किस लिए इन्होंने ये पॉइंट भी बोला है कि क्यों छोड़ा जाता है फ्रंट स्पेस हमारा। दिस रेगुलेशंस एम्स टू मेंटेन स्ट्रीट एस्थेटिक्स, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग को मेंटेन करने के लिए, एंड इन्हेंस सेफ्टी बाय इम्प्रूविंग विजिबिलिटी। उस स्पेस को हम सेटबैक एरिया कैन आल्सो बी रिप्रपोज्ड एज पार्किंग स्पेस या ग्रीन एरिया के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग कहते हैं कि फ्रंट लॉन छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, ताकि बस फ्रेश एयर आए। हर एक चीज़ का
स्टैंडर्ड होता है, कोई भी चीज़ ऐसे अपने मन से नहीं दी जा सकती है। उन्होंने ये तक बोला है कि साइज़ ऑफ रूम, कि अगर आप कोई भी रूम डिज़ाइन कर रहे हो तो बिल्डिंग बायलॉ स्टिपुलेट मिनिमम ओपन रूम साइजेस होने चाहिए फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशंस के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम हैव स्पेसिफिक साइज रिक्वायरमेंट। उन्होंने ये भी बोला है कि अलग अलग रूम के साइज़ हो सकते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों को पढ़ा दिया गया है कि 10 बाई 10 होता है, 11 बाई 11 होता है, 12 बाई 12 होता है। क्या है ये स्टैंडर्ड है, कहाँ लिखा हुआ है, क्या किसने बताया है, क्यों बताया है, किस लिए बताया है, कुछ फिक्स नहीं होता है। यहाँ तक कि हाइट ऑफ बिल्डिंग भी फिक्स कर दी गई है। द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज़ डिटरमाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रीट विड्थ टू मेंटेन अर्बन एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी। नैरो स्ट्रीट हैव लोअर हाइट अलाउंस। अब इन्होंने क्या बोला है कि आप अपने रूम साइजेस हमारे स्टैंडर्ड के बेसिस पे दीजिए। उन्होंने बोला स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम। अब क्या बोला उन्होंने, ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग। मैंने नहीं कहा, ये गवर्नमेंट के थ्रू रूल है, उन्होंने चीज़ें पहले से ही फिक्स कर दी हैं कि प्लानिंग को का प्रोसेस क्या है और प्लानिंग किस वे में करी जाएगी। मिडिल ऑफ द बिल्डिंग एंड शुड बी कनेक्टेड टू द फ्रंट वरांडा एंड डाइनिंग प्लेस। इट शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड। और इसका साइज़ हम फॉलो कर सकते हैं ड्राइंग रूम का 14 to 16 के बीच में और 18 to 24 के बीच में, बाकी डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। जो रिक्वायरमेंट तो बात की बात है, जो स्पेस होगा हमारा उसके बेसिस पे। बेडरूम कहाँ पर देना चाहिए किसी को नहीं पता। बेडरूम के लिए भी फिक्स कर दिया गया है कि बेडरूम शुड बी सो लोकेटेड दैट दे आर वेल वेंटिलेटेड एट द सेम टाइम प्रोवाइड प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ पर हमें देना चाहिए बेडरूम? जनरली दे शुड बी लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द बिल्डिंग के साइड में दिया जाता है, सभी को पता है। सो दैट एटलीस्ट वन वॉल एक्सपोज फॉर गुड वेंटिलेशन, ताकि हम प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पर ऐड कर सकें। अब प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पर ऐड कर सके का मतलब क्या होता है? अगर हम अपनी प्लानिंग को देखें, बिल्डिंग के साइड में है, प्रॉपर वेंटिलेशंस का मतलब हमने यहाँ पर विंडो दे दी, इसे कहते हैं प्रॉपर वेंटिलेशंस। तो रूल्स रेगुलेशंस के साथ प्लानिंग करी गई है, एक एक पॉइंट को रख के। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ बेडरूम आप 10 से 12 फीट और 14 से 16 के बीच में ले सकते हो। जनरली अगर क्वेश्चन करते हैं किसी बच्चे से, बेडरूम का साइज़ 10 बाई 10 से शुरू होता है, 12 बाई 12, 12 बाई 14, 12 बाई 16 कहाँ पढ़ा? बस होता है या ऑनलाइन पढ़ा या गूगल से पढ़ा, या बहुत हुआ ऑटोकैड जहाँ से सीखा था हमने कोचिंग सेंटर से, वहाँ के सर ने पढ़ा दिया। क्यों पढ़ाया, क्यों होता है, किस लिए होता है, किसके बेसिस पे होता है, क्यों चूज़ करते हैं, जो एक फैक्ट होता है, जब तक वो सामने नहीं आता तब तक चीज़ें बेकार है। जो बेस वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चीज़ें कहाँ से ली गई है, गेस्ट रूम के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पर, ऑफिस रूम के बारे में, डाइनिंग रूम के बारे में, किचन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है। किचन शुड बी प्रोवाइडेड इन नियर रेयर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, बट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज़ द बेस्ट। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द किचन आप 8 से 13 और 10 से 12 के बीच में ले सकते हैं। यहाँ तक इन्होंने स्टोर रूम के बारे में भी एक्सप्लेन करा है कि स्टोर रूम का साइज़ हम कितना लेके चल सकते हैं। हर एक चीज़, हर एक साइज़ फिक्स कर दिया गया है, बाथरूम से लेके WC, और आपको यहाँ पर हर एक साइज़ मिल जाएगा और आप उसी के बेसिस पे ईज़िली प्लानिंग कर सकते हैं। ये होता है प्लानिंग का बेस कि क्यों, कितना और कहाँ लेना चाहिए। हर एक चीज़ बिल्डिंग बाय लॉ के बेसिस पे।
हर एक चीज़। उन्होंने यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करा है कि जो प्लिंथ हाइट है वो हम कितनी लेके चल सकते हैं, हमारी जो पैरापेट वॉल है हम पैरापेट वॉल कितनी लेके चल सकते हैं, यहाँ तक कि हम सीलिंग हाइट को कितना फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो आजकल जो कॉमन चल रहा है वो एक अलग है, लेकिन जो चीज़ गवर्नमेंट की बुक में मेंशन है, पीडब्ल्यूडी की बुक में मेंशन है, वो एक अलग चीज़ है, उसको फॉलो करें। बहुत सारी कंडीशन है वास्तु फॉलो नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। डोर ऑफ ईच रूम शुड बी फेसिंग ईस्ट, सारे रूम की डोर की फेसिंग ईस्ट होनी चाहिए। बेडरूम शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट, प्लेसमेंट ऑफ मिरर ऑन साउथ एंड वेस्ट वॉल आर इनऑस्पिशियस। पूजा रूम शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल आइडियल्स एंड फोटोग्राफ शुड बी फेसिंग ईस्ट या वेस्ट। अगर हम वॉशरूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए टॉयलेट सीट शुड बी इन नॉर्थ साउथ ओनली, इट शुड नॉट बी इन ईस्ट वेस्ट। अब इन्होंने बोला है कि बिग ट्री शुड नॉट बी ग्रोन इन नॉर्थ या ईस्ट, दे शुड बी इन साउथ या वेस्ट। कंडीशन है बट पक्का नहीं है कि हम इसको फॉलो करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फेस ईस्ट वाइल कुकिंग, वेस्ट इज अलाउड इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव, बट नेवर फेस साउथ वाइल कुकिंग। कुछ पॉइंट वास्तु के फॉलो करने वाले हैं और कुछ पॉइंट फॉलो नहीं करने वाले। द कवर्ड इन द वॉल शुड बी इन साउथ या वेस्ट पार्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस। देयर शुड बी नो वाटर बॉडी इन फ्रंट ऑफ एनी एंट्रेंस डोर ऑफ द हाउस। अब इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं। नो टीवी एंड कंप्यूटर शुड बी कीप्ड actually opposite to the bed. After switching off the TV or computer monitor, the screen shows the reflection of bed. It is a bad indications. अब आज के टाइम में बेडरूम के में बेड के सामने अगर टीवी यूनिट नहीं है तो बेकार है। अब इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया, फॉलो नहीं कर सकते हम इस चीज़ को। इन्होंने कहा है कि अवॉइड टीवी सेट इन बेडरूम, किसी भी कंडीशंस में हो ही नहीं सकता। तो कुछ पॉइंट हम इनके फॉलो कर सकते हैं, कुछ पॉइंट हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, ये मजबूरी है। चिल्ड्रेन बेडरूम, बाथरूम एंड स्टेयरकेस शुड बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। कवर्ड या शेल्फ फॉर ऑल द रूम शुड बी फॉर वेस्ट साइड या साउथ साइड वॉल। द डोर फॉर मास्टर बेडरूम शुड बी एट ईस्ट साइड। मेन गेट एंट्रेंस शुड बी एट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। और भी इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं। इन्होंने कुछ अपने भी दिए हैं स्टैंडर्ड, लेकिन वो स्टैंडर्ड हम नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बिल्डिंग बाय लॉ के स्टैंडर्ड्स हैं। और भी इन्होंने कहा है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। बेडरूम ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द हाउस विल कॉस्ट ट्रबल, अगर कोई सी चीज़ किस डायरेक्शन में करेंगे गलत होगी तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी इन्होंने बताया है। चिल्ड्रेन बेडरूम शुड बी इन द नॉर्थ या वेस्ट साइड। गेस्ट बेडरूम आर बेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बट कैन आल्सो बी लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। वार्डरोब शुड बी लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट साइड ऑफ द बेडरूम। डाइनिंग रूम अगर आप दे रहे हो तो डाइनिंग रूम के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी कंडीशंस कर दी हैं कि द डाइनिंग रूम शुड बी लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द हाउस या ऑन द ईस्ट या नॉर्थ। इफ़ द किचन इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर द डाइनिंग रूम शुड बी नॉट बी ऑन फर्स्ट फ्लोर। अगर ग्राउंड फ्लोर पे किचन है तो आपके ग्राउंड फ्लोर पे ही डाइनिंग होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप वॉशरूम डिज़ाइन कर रहे हो तो वॉशरूम के बारे में भी यहाँ पर बोला गया है, बाथरूम कैन बी ऑन द वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग बट नॉट ऑन द ईस्ट साइड। सिंक should be placed on the north या east side of the room. Bathtub should be also located on the northeast या west या east side. हर एक छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी वास्तु के बेसिस पे प्लेस करा जाता है। हर एक चीज़, चाहे वो रीडिंग रूम हो, चाहे वो पूजा रूम हो,
चाहे कुछ भी हो, सारी चीज़ें वास्तु के बेसिस पे होती हैं। इसके मैं कुछ नोट्स शेयर करूँगा सभी लोगों को। सभी लोग बिल्डिंग बायलॉज के नोट्स स्टडी करेंगे। वास्तु के नोट स्टडी करने के साथ साथ उनको बना के रखेंगे अपने पास आगे काम करने के लिए। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी लोग इसके नोट्स को बनाएंगे और उसी की बेसिस पे काम करेंगे। बिल्डिंग बाय लॉ की स्टडी करनी है और जितने भी हम स्टैंडर्ड डायमेंशंस को फॉरवर्ड करेंगे वो सारी स्टैंडर्ड डायमेंशंस पढ़नी है सब लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ पर क्या साइज़ हमको लेना है, ड्राइंग रूम में क्या क्या स्टैंडर्ड हमको फॉलो करने हैं, हर एक चीज़। ये सारे नोट्स मैं फॉरवर्ड करूँगा हर एक को, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा क्योंकि उसी की बेसिस पे हम आगे काम करेंगे। और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। स्क्वायर एंड टेबल कितनी होती है, स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल, बुक शेल्फ का साइज़ कितना होता है, 3 सीटर सोफ़ा 38 इंचेस डीप और 90 इंचेस वाइड, डाइनिंग रूम के फर्नीचर्स वगैरह आपको वहाँ पर मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी। किचन फर्नीचर्स आइटम्स आपको मिलेंगे वहाँ पर, डाइनिंग टेबल, राउंड डाइनिंग टेबल, काउंटर हाइट टेबल्स, बार हाइट टेबल, कॉफ़ी टेबल, किचन फर्नीचर्स सब वहाँ पर गिवन है। यहाँ तक कि कौन कौन से बेड होते हैं, ट्विन साइज बेड 39 इंचेस वाइड एंड 80 इंचेस लॉन्ग, डबल या फुल साइज बेड, क्वीन साइज, ईस्टर्न किंग साइज, कैलिफोर्निया किंग साइज, चेस्ट ऑफ ड्रॉर, नाइट स्टैंड, हर एक का स्टैंडर्ड वहाँ पर मिलेगा और उसी स्टैंडर्ड की बेसिस पे आपको वहाँ पर अपनी प्लानिंग करनी है। अपनी प्लानिंग में ऑब्जेक्ट को मेंशन करना। अब ये क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए कि फर्नीचर्स के साइज़ हम क्या ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए कि हम WC मेंशन करें तो कितना क्लियरेंस होना चाहिए। अब ये क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए हमारे पास कि हम बेडरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। ये मैंने पहले भी बोला था कि बेडरूम के अंदर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप रेफरेंस लीजिए ऑनलाइन, उस रेफरेंस के बेसिस पे मेंशन करिए। प्लानिंग कुछ नहीं है, प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस, बिल्डिंग बाय लॉज और वास्तु के बेसिस पे पूरी की पूरी प्लानिंग करी जाती है। सेंटर लाइन ग्रिड को मेंशन करने का प्रोसेस मैंने बताया था। मैंने बोला था सेंटर लाइन को कैसे मेंशन करा जाता है, पहली क्लास में मैंने बताया था। कॉलम्स को देने के बाद एक्सेल का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई दोबारा प्रॉब्लम ना हो, एक्स लाइन का यूज़ करा जाता है एक्सेल एंटर करके, H या V, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। आपने एक्सेल एंटर करा, V एंटर करा, सारे कॉलम्स को वहाँ पर ले लिया, हर एक का सेंटर पॉइंट। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एक्सेल एंटर, H एंटर, हॉरिजॉन्टल लिया जाता है सारे कॉलम का सेंटर पॉइंट। उसके बाद हमने क्या बताया था, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा जाएगा टॉप वाले कॉर्नर से बॉटम वाले कॉर्नर तक। उसको ऑफसेट करा जाएगा 10 से 12 फीट का कि कितना गैप छोड़ना है हमें। एक्स्ट्रा पार्ट को हम ऊपर से ट्रिम कर देंगे एंड बॉटम से ट्रिम कर देंगे और डिलीट कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारी ये जो लाइन आएंगी, इन लाइन को हमने क्या बोला था, लॉन्ग और शॉर्ट डैश पे रखते हैं, जिसका नाम आपको मिलेगा लोड के अंदर सेंटर 2 के नाम से। सेंटर, लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश। और बाकी पार्ट को डिलीट कर दिया। इसके नाम भी मैंने बोले थे, इनको ग्रिड हेड कहा जाता है। सिंपल सा, इसमें भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप एट्रीब्यूट का यूज़ भी कर सकते हो,
आप empty का यूज़ भी कर सकते हो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, वहाँ पर नंबर आप डाल दो 01। फॉन्ट मैंने बताए थे, एक एक पॉइंट को, क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअली सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, सिर्फ प्रैक्टिस। मैं इनको 10 बार भी अगर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, तो ये बेकार है। उन्हीं को कॉपी कर दिया, तो ये क्या बन गया? ग्रिड हेड। सेक्शन का सिंबल मैंने बताया था। अब सेक्शन का सिंबल बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी को, ठीक है, आपने ये बनाया, मैंने बोला था क्या कि सेक्शन लाइन यहाँ पर किस नाम से होती है? ACAD ISO 10W100। आपको नहीं आ रहा है, आप लोड पे जाओ और यहाँ पर सर्च कर लो, ये आ गया ACAD ISO 10W100। क्या करा उसको हमने? उसको कन्वर्ट कर दिया हमने उसी डॉटेड लाइन में। सिंबल बनाने के लिए हमने बोला था थोड़ा अच्छा बनाना है, ये बहुत प्रैक्टिस मांगती है, इसमें कुछ नहीं है बेसिक, ओनली प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी क्लियर होगी। अगर हम इनको 20 क्या 100 बार भी अगर रिपीट करें तो तब भी वो चीज़ें माइंड में नहीं जाएंगी, जब तक आप लोग इस पर टाइम नहीं दोगे तब तक। अभी हमने क्या करा, यहाँ पर इसको मूव करा दिया, मूव करा के इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिख दिया y और y डैश और x और x डैश। तो मैंने बोले थे 2 सेक्शन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। x और x डैश हॉरिजॉन्टल, y और y डैश वर्टिकल, दोनों सेक्शन दे दिए हमने। डायमेंशंस निकालने का प्रोसेस बताया था कि पहले आउटर डायमेंशंस फिर इनर डायमेंशंस, डी एंटर करके आप यहाँ पर न्यू पे जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, डी एंटर, न्यू, आपने नाम डाला आउटर डायमेंशंस, कंटिन्यू पे क्लिक करा। यहाँ पर प्राइमरी यूनिट हमने लिया आर्किटेक्चर, मैंने बोला तो सिर्फ अभी इतनी चीज़ें बस मेंशन करनी है। टेक्स्ट पे आए, टेक्स्ट की हाइट आप कितनी लोगे? 5, 6, 7 इंचेस अपनी ड्राइंग के बेसिस पे। एरो का साइज़ भी 6 इंचेस। लेकिन मैंने बोला था कि टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर आएगा टेक्स्ट स्टाइल, आप इसका साइज़, इसका फॉन्ट अच्छा लेके चलना। इसी के साथ फिर न्यू, फिर इनर डायमेंशंस। तो मल्टीपल डायमेंशंस पहले से बना के रख लो ताकि बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इतनी चीज़ें हैं, जब इतनी चीज़ें हम धीरे धीरे बनाते हैं, हम वॉल बनाते हैं, हम डोर लगाते हैं, हम विंडो लगाते हैं, हम कॉलम देते हैं, हम सेंटर लाइन देते हैं, हम टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट के साथ फर्नीचर देते हैं, प्लान हमारा ऑटोमेटिक डिटेल निकल आता है। अब इस ओवरऑल प्रोसेस में मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जो समझ में नहीं आ रही है। ज़ैनब एंड आलिया, कैट ब्लॉक कैसे डाउनलोड करना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैट ब्लॉक के लिए हमने जो लिंक सभी लोगों को शेयर करा है, वो कैट ब्लॉक पे जाएंगे, यहाँ पर आप डाउनलोड का ऑप्शन लिख के आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड हो गया, आपके कहाँ चला जाएगा? आपके डाउनलोड वाले ऑप्शंस में चला जाएगा। वो आपका डाउनलोड ऑप्शंस में जाएगा। कैसा देखने में आएगा? ये यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड, ये डाउनलोड में आ गया। ये हमारा फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करा, यहाँ पर लिख के आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करा, वो पूरा का पूरा फोल्डर अनजिप हो जाएगा। ये खुल के आ जाएगा फोल्डर। इस फोल्डर को ओपन करना है,
और यहाँ के आपको सारे फोल्डर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। इतना करके सभी लोग देखना, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बताना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगा। जी बताइए। ये क्लियर हो चुका। और ये जो लेयर्स वाले ना, वो कैसे इंपोर्ट करना है वो फाइल को, क्या इसमें ऑटोकैड में, वो भी बता दो। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को क्लास के अंदर। LA एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस मैंने पढ़ाया था लेयर स्टेट मैनेजर का, ये यहाँ पर दिया हुआ है लेयर स्टेट मैनेजर। ओके करके यहाँ पर इंपोर्ट दिया हुआ है, ये रही लेयर, इसको ओपन कराया, रिप्लेस, ओके, लेयर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगी। सर मैं ट्राई कर रही हूँ ना, मेरे इसमें नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप गलती क्या कर रहे हो, वही गलती कर रहे हो जो हर एक बच्चा गलती करता है। मैंने उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करा था कि आपकी फाइल ऑफ टाइप क्या लगी हुई है, आपने ये नोटिस नहीं करा होगा। आपकी फाइल ऑफ टाइप वहाँ पर लगी होगी सिर्फ और सिर्फ DWG, और आप ढूंढ रहे होगे वो आपको लेयर नहीं मिल रही होगी। ठीक है सर, चेक करती हूँ एक बार, फिर बताती हूँ आपको। .LAS आप रिकॉर्डिंग को फिर से ओपन करिएगा, जो मैंने फॉरवर्ड करी है उसको पॉज करके देखिएगा कि मैं किस किस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना। और उस लेयर को डेस्कटॉप पे सेव करके पहले रख लीजिएगा, उसके बाद उसको ओपन कराइएगा। बताइए आलिया। हेलो। जी। हाँ सर, PDF आज मिल जाएंगी क्या? कौन सी PDF? सर जो अभी आप पढ़ा रहे थे। बिल्कुल मिल जाएगी आपको, सभी बच्चों को मिलेगी ग्रुप में। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं फॉरवर्ड करता हूँ। कोशिश करिए इसको कंप्लीट करने की, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम एलिवेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी डाउट्स वगैरह हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, सभी लोग हमसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूँगा। छोटा प्लान बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ, बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं नहीं कहता हूँ कि टाइम नहीं है, अगर तो कोई बात नहीं, आप छोटा ले लो, आप 600 स्क्वायर फीट का ले लो, आप 800 स्क्वायर फीट का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम करो, चाहे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करो, चाहे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो, लेकिन उस पर वर्किंग करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। टास्क के बिना ये PDF देखिए, आपको होता क्या है, सबसे बड़ी